बादशाह अकबर के एक शहजादे की शहर के एक साहूकार के लड़के से मित्रता थी। शहजादा कामधाम छोड़कर साहूकार के पुत्र के साथ रास क्रीड़ाओं में व्यस्त रहता था। बादशाह अकबर तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी, इसलिए दोनों चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए। बादशाह अकबर ने कई बार शहजादे से कहा, किंतु कोई नतीजा नहीं निकला। साहूकार भी यही चाहता था, क्योंकि उसका लड़का सारा कारोबार छोड़कर शहजादे के साथ घूमता रहता था। किंतु भयवश वह कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि यदि शहजादे को मालूम हो जाता तो अकारण ही जान जोखिम में पड़ सकती थी। दोनों की मित्रता कैसे भंग हो, इस विषय पर एक दिन बादशाह अकबर विचार कर रहे थे, तभी बीरबल वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर बादशाह बहुत खुश हुए और अपने पास बैठाकर उनसे बोले, साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी उपाय से छुड़ानी चाहिए। मेरे विचार से तो तुम ही इस काम को कर सकते हो। बीरबल बोले, आलीज़ा, एक हुक्म जारी कीजिए कि आज शहजादा तथा साहूकार का पुत्र दोनों साथ ही दरबार में उपस्थिति हों। बादशाह ने ऐसा ही हुक्म दिया और दोनों मित्र नियत समय पर दरबार में उपस्थित हुए। कुछ देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। जब बीरबल ने देखा कि अब शहजादे का मन यहाँ नहीं लग रहा है, तो उन्होंने साहूकार पुत्र के पास जाकर उसके कान में फुसफसाकर कुछ कहा। बात स्पष्ट नहीं थी, अतः साहूकार का लड़का कुछ समझ नहीं सका। इसके पश्चात बीरबल ने शहजादे के मित्र को संबोधित करके चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह बात बिल्कुल गुप्त रखी जाए। अपने इष्ट मित्र से भी तुम इसकी चर्चा मत करना। बीरबल की यह बेतावनी वहां उपस्थित सभी लोगों ने भी सुनी। इसके बाद दरबार दूसरे दिन के लिए उठ गया। दरबार के बाद शहजादे ने अपने साहूकार मित्र से पूछा, बीरबल ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? साहूकार मित्र शहजादे को कुछ नहीं बता सका। आखिर कोई बात बीरबल कहते या वह समझता, तभी तो उसे बताता। इससे शहजादे के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। वह बोला, मित्रवर, आज आपने यह नया तरीका खूब अपनाया है। साहूकार मित्र बोला, नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं, केवल कान के पास मुंह ले जाकर अस्पष्ट शब्दों में कुछ फुसफुसाकर हटा लिया। फिर खुले आम यह कहा कि जो बात मैंने तुमसे कही है, इस बात को गुप्त रखना। अब तो शहजादे को पूर्ण विश्वास हो गया कि साहूकार मित्र सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहा है। शहजादे के दिल में भ्रम पैदा हो गया और धीरे धीरे दोनों मित्रों के दिलों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना पनप गई। अंततः दोनों की घनिष्ठ मित्रता भंग हो गई। फिर हमेशा के लिए दोनों मित्रों का मन एक दूसरे से हट गया। वे अपने अपने कामकाज देखने लगे। साहूकार को भी यह मित्रता भंग हो जाने से बड़ी खुशी हुई। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल के उस कार्य से खुश होकर उन्हें बहुत से पुरस्कार दिए। अकबर और बीरबल के बीच संबंध कुछ इस तरह प्रगाढ़ हो चले थे कि उनके बीच मर्यादा और औपचारिकता की सीमाएं टूटने लगी थीं। कई बार उनके बीच चलने वाली नोकझोंक में अनुशासन का पालन हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता था और उसकी चपेट में सारे दरबारी भी आ जाते थे। एक बार अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने की सोची। इससे पहले जब कभी भी अकबर ने बीरबल को छकाने का प्रयास किया था तब उन्हें मूंग की खानी पड़ी थी। इसलिए अकबर ने अपने इस प्रयत्न में मंत्रियों और दरबारियों को भी शामिल कर लिया था। अकबर ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि बीरबल जब दरबार में आएगा तब बादशाह अकबर उसे बताएंगे कि रात को उन्होंने एक स्वप्न देखा है, जिसमें फरिश्ते ने उनसे कहा कि राजमहल के पास जो तालाब है उसमें उसके दरबारी बारी बारी से गोता लगाए। जो दरबारी एक अंडे के साथ तालाब से निकलेगा वह शरीफ दरबारी होगा और जो दरबारी बिना अंडे के बाहर निकलेगा वह होगा पक्का शैतान। इतना बताकर अकबर ने सभी मंत्रियों एवं दरबारियों को एक एक अंडा दिलवा दिया, जिसे उन लोगों ने अपने अंतःवस्त्रों में छुपा लिए। जब दरबार में बीरबल आया तो बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि उन्होंने रात में एक सपना देखा है। उन्होंने योजना के मुताबिक सपने का विवरण दिया और इसके बाद मंत्रियों एवं दरबारियों से चलकर तालाब में बारी बारी से डुबकी लगाने को कहा। बीरबल यह देखकर चकित रह गया कि अकबर के स्वप्न की चर्चा सुनकर किसी भी दरबारी ने कोई टिप्पणी नहीं की और न किसी मंत्री ने कोई सवाल ही उठाया।
आश्चर्यजनक रूप से सबके सब तालाब में डुबकी लगाने के लिए तैयार हो गए। यह सवाल बीरबल के मन में उमड़ने घुमड़ने लगा। अब चूंकि सबके सब तालाब की ओर जा रहे थे, इसलिए बीरबल की भी मजबूरी हो गई कि वह भी उनके साथ रहे। बीरबल ने एक विचित्र बात यह भी महसूस की कि सभी दरबारी अधिक चपल और प्रसन्न दिख रहे थे। बादशाह, जो ऐसे मौकों पर बीरबल को साथ रखना पसंद करते थे, अपने मंत्रियों के साथ चल रहे थे। इस भीड़ में बीरबल खुद को अकेला पा रहा था। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद वहां बादशाह अकबर के बैठने की व्यवस्था हुई। बादशाह के तख्त के पास एक टोकरी भी रख दी गई। थोड़ी ही देर में तालाब के आसपास का नजारा बदल गया। एक एक करके दरबारी तालाब में उतरते, डुबकी लगाते और हाथ में मुर्गी का एक अंडा लिए बाहर निकलते और अंडे को बादशाह के पास रखी टोकरी में रखकर तख्त के दूसरी तरफ दरबारियों के लिए बनाए गए स्थान पर जाकर बैठ जाते। सभी मंत्रियों और दरबारियों ने डुबकी लगा ली थी। सबके सब अंडे के साथ तालाब से बाहर आए थे। अंत में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम भी डुबकी लगा ही लो। बीरबल का मस्तिष्क तेज गति से काम कर रहा था और उसे विश्वास हो चला था कि इस डुबकी लगाने वाले खेल में बादशाह भी शामिल हैं, वरना यदि इन डुबकियों में बादशाह के सपनों वाली हकीकत होती तो अनेक धूर्त मंत्रियों और कुटिल दरबारियों के हाथ में तो अंडे नहीं आते। यह सब सोचते हुए बीरबल तालाब में उतरा, डुबकी लगाई, लेकिन उसके हाथ में कोई अंडा नहीं आया। बीरबल तालाब से निकलते निकलते एक निर्णय पर पहुंचा और जोर से मुर्गे की तरह बांग दी। वह बांग देते देते ही बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने उसे खाली हाथ आया देखकर पूछा, बीरबल, तुम बिना अंडे के? बीरबल ने फिर से जोरदार बांग लगाई और कहा, जहांपना, आपकी अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच मैं ही तो एकमात्र मुर्गा था। अब मेरी बात का भरोसा न हो तो आप भी पानी में उतरकर आजमा लें। बीरबल की बात सुनकर बादशाह भी झेंप गए और मंत्रियों एवं दरबारियों की जुबान लज्जा के कारण खुल नहीं पाई। बादशाह ने अपनी झेंप मिटाते हुए कहा, बीरबल, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं है। अकबर के जमाने में दिल्ली के पास के एक गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर पैसे जमा कर 30 अशर्फियां इकट्ठी की थीं। एक बार उस वृद्ध व्यक्ति को तीर्थ करने की इच्छा हुई। उसने सोचा सारा जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो गया, अब आखिरी घड़ी में कुछ पुण्य का काम कर लिया जाए। ऐसा सोचकर उसने 5 अशर्फियां राह खर्च के लिए अपने पास रख ली और 25 अशर्फियां लेकर अपने एक परिचित नौजवान को खोजने निकल पड़ा। उसने सोचा, ये 25 अशर्फियां उस नौजवान को सौंप देगा और जब वह तीर्थाटन से लौटेगा तब ये अशर्फियां उससे वापस ले लेगा। इन अशर्फियों के सहारे जीवन के बाकी दिन आराम से कट जाएंगे। अब उसे जीना भी कितने दिन है। परिचित नौजवान उसे नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ मिला। उसने उस नौजवान से अपनी तीर्थ पर जाने की मंशा बताई और उसे 25 अशर्फियां गिनकर सुरक्षित रखने के लिए दे दीं। बूढ़े ने उस नौजवान से कहा, तुम मेरे पुत्र के समान हो। यदि कोई मेरा बेटा होता तो तुम्हारी ही उम्र का होता। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपने जीवन भर की कमाई सौंपकर जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे मेरी अमानत वापस लौटा दोगे। नवयुवक ने खुशी खुशी अशर्फियां अपने पास रख लीं। बूढ़ा वहीं से तीर्थ यात्रा पर निकल गया। लगभग 1 वर्ष के बाद वह बूढ़ा तीर्थ यात्रा से लौटा और उस युवक के पास अपनी 25 अशर्फियां लेने के लिए गया, मगर बूढ़े को बड़ी निराशा हाथ लगी। उस नवयुवक ने बूढ़े को अशर्फी देने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरे पास किसी की दी हुई एक अशर्फी भी नहीं है और आप 25 अशर्फी की बात कर रहे हैं, जरूर आपका दिमाग चल गया है। बूढ़े ने बड़ी मिन्नत की मगर युवक यह मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि बूढ़े ने साल भर पहले उसे 25 अशर्फियां सुरक्षित रखने के लिए दी थीं। बूढ़ा हताश होकर फूट फूट कर रोने लगा, मगर युवक उसकी रुलाई से भी नहीं पसीजा। वह लगातार हट करता रहा कि बूढ़े को न तो वह जानता है, न पहले कभी उससे मिला है, न उससे उसने 25 अशर्फियां ली हैं। बूढ़े का विलाप सुनकर कुछ लोग जमा हो गए। उन लोगों ने बूढ़े से अपनी फरियाद लेकर बादशाह के दरबार में पेश होने की राय दी।
हताश होकर बूढ़ा अकबर के दरबार में हाजिर हुआ और वहां रोते रोते अपनी व्यथाकथा बादशाह को सुनाई। अकबर ने सिपाहियों को भेजकर उस युवक को पकड़कर दरबार में लाने का हुक्म दिया और इस अजीबोगरीब मामले के निपटारे के लिए बीरबल को भी बुलवा लिया। अकबर के निर्देश पर बीरबल ने अपने कक्ष में बूढ़े और नवयुवक को ले जाकर बैठाया और उनके बीच विवाद के कारणों को समझने के लिए बारी बारी से नवयुवक एवं बूढ़े की बातें सुनी। नवयुवक ने बीरबल से कहा, यह बूढ़ा सिरफिरा है। मैं इसे जानता नहीं, कभी इससे मिला नहीं, मगर यह बूढ़ा मुझ पर आरोप लगा रहा है कि मैंने इसकी 25 अशरफियां हड़प ली हैं। बीरबल को उस नवयुवक की बातों में दबंगता का एहसास हुआ और उसने उस नवयुवक को क्रोध शांत करने के लिए कहते हुए उसे पास रखे हुए तख्त पर बैठ जाने के लिए कहा। फिर नवयुवक को सांत्वना देते हुए कहा, क्रोध मत करो, क्रोध करने से अपना ही नुकसान होता है। मगर शायद मैं भी तुम्हारी जगह पर होता और मुझ पर भी यदि झूठा आरोप मढ़ा जाता तो मुझे भी क्रोध आ जाता। बीरबल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा तड़प उठा। उसने बीरबल से कहा, मैं कोई झूठा आरोप नहीं लगा रहा दीवान साहब, खुदा से डरने वाला इंसान हूं मैं। अपनी जिंदगी मैंने मेहनत मशक्कत करके बिताई है। जिंदगी भर जो मैंने आड़े वक्त के लिए थोड़ा थोड़ा करके बचाया, वही 25 अशरफियां मैं इस युवक को सौंपकर चला गया था। अशरफियां मैंने इसे इसलिए सौंपी थी कि मेरा कोई सगा इस दुनिया में नहीं है। तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद मेरा घर तन्हा रह जाता और इस तन्हा घर में मेरी अशरफियां सुरक्षित नहीं रह जातीं। अपने गांव में यही युवक कभी कभी मुझसे आधा बंदगी करता था, जिसके कारण मेरा भरोसा इस पर हो गया और मैं इसे अशरफियां देकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह नौजवान मुझे धोखा भी दे सकता है। बीरबल ने बूढ़े की बात सुनी और उसके बाद पूछा, तुमने इस युवक को अशरफियां कहाँ दी थीं? बूढ़े ने युवक को अशरफियां देने का पूरा किस्सा बयां करके बताया। मैंने युवक को अपने गांव से गुजरने वाली नदी के किनारे खड़े आम के पेड़ के नीचे अशरफियां सौंपी थीं। उसकी दास्तान सुनने के बाद बीरबल ने बूढ़े से कहा, जाओ, जाकर गवाही के लिए उस पेड़ को बुला लाओ। बीरबल के ऐसा कहने पर वह बूढ़ा चकरा गया और बोला, मगर दीवान साहब, पेड़ कैसे गवाही देने आ सकता है? मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन मैंने कभी किसी पेड़ को चलते नहीं देखा। बीरबल ने कहा, तुम जाकर पेड़ से कहना, यह शाही फरमान है, पेड़ तुम्हें बीरबल ने गवाही देने के लिए अपने पास बुलाया है। तुम चलो और मुझे न्याय दिलाने के लिए गवाही दे दो। तुम्हारे ऐसा कहने पर पेड़ मेरे पास आकर गवाही दे जाएगा। तुम्हें मैंने जैसा कहा है वैसा ही करो। बीरबल का आदेश पाकर बूढ़ा उसके कक्ष से चला गया। वह हताश था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बीरबल के इस बिना सिर पैर के फरमान का क्या मतलब है। वह जानता था कि पेड़ न कभी चला है और न अब चलेगा, मगर उसकी मजबूरी थी कि वह पेड़ के पास जाए और उससे गवाही देने चलने के लिए कहे। ऐसा नहीं करने पर वह हुक्म उदूली के जुर्म का दोषी माना जाता। बूढ़े को भेजकर बीरबल अपने काम में लग गया। उसकी मेज पर कागजों के पुलिंदे पड़े थे, जिन्हें उठा उठाकर वह पढ़ने लगता, फिर उन पर कुछ लिखता और लपेटकर रख देता। नवयुवक तख्त पर खामोश बैठा था। काफी देर गुजर जाने के बाद बीरबल ने अचानक उस युवक से पूछा, बूढ़ा उस पेड़ तक पहुंच चुका होगा? युवक ने कहा, अभी कहाँ? पेड़ गांव की नदी के पास है। वहां तक जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ राह है, जिस पर तेज नहीं चला जा सकता। युवक की बात सुनकर बीरबल चुप हो गया और अपने काम में पहले की तरह व्यस्त हो गया। शाम ढलने के बाद वह वृद्ध थकाहारा और हताश बीरबल के कक्ष में पहुंचा। उसे खाली हाथ अकेला आया देखकर युवक मुस्कुराया। बीरबल ने उस युवक को मुस्कुराते देख लिया और वह भी मुस्कुराने लगा। बूढ़े ने हताश स्वरों में बीरबल से कहा, हुजूर, पेड़ नहीं आया। मैंने उसे शाही फरमान के एक एक शब्द कहे। कई बार उसके सामने शाही फरमान सुनाया, लेकिन पेड़ अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। हारकर मैं आपके पास अकेला लौट आया। अब आपका जो हुक्म हो मैं मानूंगा। इसके सिवा और क्या कर सकता हूं मैं? बीरबल ने उस बूढ़े की ओर हंसते हुए देखा और कहा, घबराओ नहीं,
शाही फरमान सुनने के बाद पेड़ की आत्मा मेरे पास पहुंचकर बता गई कि तुमने 1 साल पहले इस युवक को 25 अशर्फियाँ दी थीं, तब तीर्थ यात्रा पर गए थे। इतना कहने के बाद उसने सिपाहियों से उस युवक को गिरफ्तार कर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। फिर स्वयं अकबर के सम्मुख पहुंचकर अपने न्याय तक पहुंचने की पूरी घटना सुना दी और कहा, जब मैंने पूछा था उस पेड़ तक बूढ़ा पहुंचा होगा या नहीं, तब इस युवक ने उस पेड़ तक पहुंचने की कठिन राह और उसके स्थान की जानकारी दी। यही प्रमाणित कर देता है कि युवक को बूढ़े ने अशर्फियाँ दी थीं। अकबर के डपटने पर युवक ने अपना अपराध कबूल कर लिया और बूढ़े की अशर्फियाँ लौटा दीं। अकबर ने उस युवक को अमानत में खयानत के जुर्म में कारागार में डाल दिया। महाभारत की प्रशंसा सुनकर बादशाह अकबर के मन में भी एक दिन आया कि वे भी महाभारत की तरह अकबरी महाभारत तैयार कराए। अपनी इच्छा उन्होंने बीरबल के सामने व्यक्त की। सुनकर मन ही मन मुस्कराए, पर बालहट, राजहट, त्रियाहट की बात सामने रखते हुए उन्होंने कुछ न कहा। बोले, उत्तम विचार है श्रीमान। मैं चाहता हूं कि अकबरी महाभारत लिखने का कार्य भी तुम ही करो बीरबल। बादशाह बोले, जैसा हुक्म जहांपना। समय की बात तय कर दो और अकबरी महाभारत की लिखाई पर आने वाले खर्च को राजकोष से ले लो। बीरबल ने 6 माह का समय लिया। 5000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष से जाकर लीं। धन को पुण्य कार्य में लगाया और घर जाकर चैन की बंसी बजाने लगे। 6 माह पूरे होने पर कुछ कोरे कागजातों का पुलिंदा लेकर वे दरबार में गए और बादशाह से बोले, अकबरी महाभारत के और सब भाग तो तैयार है श्रीमान, मगर कुछ नारी पात्रों के चरित्र चित्रण का स्थान अभी छूटा हुआ है। आपके चरित्र पर लिखी गई अकबरी महाभारत में आपकी बेगम साहिबा का वृतांत भी आना बहुत आवश्यक है। बादशाह खुश होकर बोले, क्यों नहीं क्यों नहीं। बेगम साहिबा के वृतांत के बगैर तो अकबरी महाभारत अधूरी ही रहेगी। रुककर कहा जाकर इस बारे में बेगम साहिबा से स्वयं मिल लो। बीरबल को आशा भी यही थी कि इसके लिए बादशाह बेगम साहिबा के पास जाने की बात कहेंगे। वह जनान खाने में गए। बादशाह का फरमान बताकर पूछा, इस अकबरी महाभारत में द्रौपदी की जगह आपका चरित्र चित्रण करने का हुक्म बादशाह सलामत ने दिया है। कृपया बताने का कष्ट करें कि एक पति तो स्वयं बादशाह सलामत हैं, आपके 4 अन्य पतियों के नाम क्या क्या लिखूं? इस प्रश्न का पूछना था कि बेगम साहिबा क्रोध से अंगारा बन गईं। झपट कर पांडुलिपि बीरबल के हाथ से छीनी और पूरी पांडुलिपि आग की लपटों के हवाले कर दी। बीरबल ने लौटकर बादशाह को जब बेगम साहिबा के क्रोध और पांडुलिपि जला देने की बात बताई तो बादशाह ठठाकर हंस पड़े। फिर बोले, इस बार भी तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से बाजी मार ली बीरबल। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारे पीछे मैंने भेदिए लगा रखे थे जिन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी कि तुमने सारा धन उन गरीबों और विधवाओं में बांट दिया। 6 माह घर पर आराम करते रहे और जब अकबरी महाभारत को पेश करने का समय आया तो बड़ी चतुराई से उसे बेगम साहिबा के हाथों जलवा दिया। वाह खूब बीरबल, आपकी जर्रानबाजी और आपकी संगति का असर है जहांपना, वरना बंदा किस काबिल है। बीरबल आदाब बजा लाते हुए मुस्कराकर बोले। अकबर एक बार बीरबल के साथ हवाखोरी के लिए निकले। उन दिनों अकबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। अपनी सल्तनत में अपनी स्वीकृति के लिए भी अकबर ने लगातार कार्य किया था, जिससे हर तरफ उनकी सराहना हो रही थी। रियाया में अपनी तारीफ होने की बातें सुनकर अकबर के मन में अभिमान होने लगा था कि वह सबसे बड़े हैं। हवाखोरी करते करते अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने इस प्रश्न से यह समझ लिया कि अकबर इस समय अपनी सफलता के मद में चूर हैं और इस प्रश्न के उत्तर में उसके मुंह से सुनना चाहते हैं जहांपना आप। मगर यह जानते बूझते भी बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अकबर ने जब दोबारा वही सवाल किया तब उनकी ओर देखते हुए बीरबल ने कहा, जहांपना, संसार में सबसे बड़ा हम किसी भी नन्हे बच्चे को कह सकते हैं जिसके सभी दांत बाहर नहीं आए हों और जो बोलना सीख रहा हो। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को निराशा हुई। खीज से भरकर अकबर ने पूछा, तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो बीरबल? अवश्य कर सकता हूँ जहांपना। यदि आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दें
बीरबल ने उत्तर दिया, जितनी चाहो मोहलत ले लो, लेकिन याद रखो जब तक तुम बच्चे को बड़ा प्रमाणित नहीं करोगे तब तक तुम्हें दरबार में हाजिरी लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती। अकबर ने तल्ख होते हुए कहा। जो आ गया, बीरबल ने कहा और चुप हो गया। वह समझ चुका था कि अकबर को उसकी बात जरूरत से ज्यादा बुरी लगी है। थोड़ी देर बाद ही अकबर हवाखोरी से लौट आए और लंबे लंबे डग भरते हुए राजमहल की ओर बढ़ गए। बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह ने ऐसा करके अपने गुस्से का इजहार किया है। वह वहां से सीधे अपने घर लौटा और बैठकर कुछ विचार करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पड़ोस में जो रफीक नाम का आदमी रहता है, उसकी बेटी अपने 1.25 साल के बच्चे के साथ इन दिनों आई हुई है। कुछ विचारते हुए बीरबल रफीक के घर पहुंच गया। बीरबल ने रफीक से कहा, भाई मेरे, मैं तुम्हारे नवासे के साथ खेलना चाहता हूं। जब से मैंने उसके यहां आने की खबर सुनी है, तभी से उससे मिलने को बेचैन हूं। बीरबल के इस तरह के मनुहार से रफीक को आंतरिक प्रसन्नता हुई। वह बच्चे को ले आया और बीरबल को थमाते हुए कहा, जब तक मर्जी तब तक खेलिए इस बच्चे के साथ। मेरा नवासा है तो क्या आपका नवासा न हुआ? उसने बच्चे को बीरबल की गोद में थमा दिया। बीरबल थोड़ी देर तक बच्चे के साथ खेलता रहा। फिर उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने बच्चा रफीक के हाथों में सौंपते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर रफीक की दाढ़ी सहलाने लगा। रफीक को बीरबल का ऐसा करना बड़ा अजीब लगा, मगर बात चूंकि बीरबल की थी इसलिए कुछ बोला नहीं। बीरबल ने स्वयं अपनी इस हरकत की पर्दादारी के लिए रफीक से कहा, कुछ सोचो मत भाई रफीक, मैं तो यह देख रहा हूं कि तुम्हारी दाढ़ी छूना तुम्हारे नवासे को कितना मजा दे रहा है। हमारे यहाँ मानते हैं कि नाती जब नाना की दाढ़ी से खेले तो समझो कि नाती अपने नन्हर के बारे में ऊंचे ख्याल रखता है। बीरबल की बातें सुनकर रफीक बहुत खुश हुआ और खुद अपने नवासे के हाथ में अपनी दाढ़ी थमाने की कोशिश करने लगा। अब बीरबल रोज अपने पड़ोसी के घर जाता। कभी वह उस बच्चे के लिए कपड़े ले जाता तो कभी खिलौने। रोज वह बच्चे के हाथ में रफीक की दाढ़ी थमाकर उन्हें खींचने के लिए प्रेरित करता। रफीक को यह सब अच्छा लगने लगा था। इस तरह 10-15 दिन बीत गए। बच्चा अब संकेत मात्र से दाढ़ी के बालों को खींचना शुरू कर देता था। बच्चे को अपने ढंग से प्रशिक्षित कर लेने के बाद एक दिन एक बीरबल उस बच्चे के लिए राजसी पोशाक लेकर आया जिसमें सोने चांदी के सलमा सितारों से कशीदाकारी की गई थी। बीरबल ने जब वह लिबास रफीक को यह कहते हुए दिया कि इसे वह उस बच्चे के लिए लाया है, तब रफीक को सहजता में विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कीमती उपहार भी कोई उस बच्चे को लाकर दे सकता है, वह भी महज पड़ोसी होने के नाते। मगर बीरबल ने जिद करके वह पोशाक उसी वक्त बच्चे को पहनवाई और उसे देखकर तारीफ करने लगा, इस बच्चे को तो बादशाह के घर में होना चाहिए था। देखना, एक दिन यह बच्चा इतना हुनरमंद हो जाएगा कि बादशाहत भी इसके कदम चूमेगी। बीरबल के मुंह से ये बातें सुनकर रफीक मुग्ध हो गया और बीरबल के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितना प्यार करता है यह मेरे नवासे से, उसने मन ही मन सोचा। तभी बीरबल ने कहा, रफीक, इन कपड़ों में इस बच्चे को देखकर मेरी तबीयत हो रही है कि मैं इसे बादशाह से मिला लाऊं। बादशाह भी देखें कि गरीबों के घरों में भी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिन्हें देखकर बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा लें। मैंने पहले भी कहा है कि नवासा आपका है, आप इसे जिससे चाहे मिला लाए, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन जरा इस बच्चे को मैं इसकी अम्मी से मिला लाऊं, वह भी तो देखे कि इसके नए नाना ने इसके लिए कितना शानदार लिबास बनवाया है। ऐसा रेशमी लिबास तो यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता, ऊपर से सोने चांदी के तारों का यह शानदार काम, क्या नक्काशी है। वह देखेगी तो झूम उठेगी, रफीक ने कहा और बच्चे को लेकर वह अपने घर के भीतर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह निकला तब बीरबल ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, लाओ रफीक भाई, मैं अपने नवासे को बादशाह से मिलाकर लाऊं। और बच्चे को लेकर बीरबल वहां से चला गया। रफीक उन्हें मुग्ध नजरों से जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वे दोनों उसकी नजरों से ओझल न हो गए। दरबार का समय समाप्त हो चुका था।
बीरबल ने अनुमान लगा लिया कि अकबर अब राजमहल में जा चुके होंगे, इसलिए वह रफीक के घर से उस बच्चे को गोद में लेकर सीधे राजमहल पहुंचा। महल के रक्षक उसे पहचानते थे, इसलिए महल में प्रवेश मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। महल में प्रवेश के बाद उसने बादशाह अकबर के पास संदेश भिजवाया कि वह अभी इसी वक्त बादशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर को जैसे ही बीरबल के आने की सूचना मिली, उन्होंने उसी क्षण उसे अपने कक्ष में ही बुलवा लिया। बीरबल की गोद में एक खूबसूरत बच्चे को देखकर अकबर ने पूछा, यह कौन है तुम्हारी गोद में? इतना प्यारा बच्चा। बीरबल ने बच्चे को अपनी गोद से उतारकर सहज भाव से अकबर की गोद में दे दिया, फिर कहा, यह अबोध बच्चा तो हर उस आदमी का है जो इसे प्यार दे सके। अभी तो आपका है। बीरबल के जवाब से अकबर को खुशी हुई। तभी बीरबल ने बच्चे को कुछ इशारा किया। संकेत मात्र से बच्चे की गतिविधि बदल गई और वह अकबर की दाढ़ी से खेलने लगा। फिर वह अकबर की दाढ़ी खींचने लगा। पहले तो अकबर ने बच्चे की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चा दाढ़ी छुड़ाने पर रोने लगा। तब अकबर ने कहा, अरे प्यारे बच्चे, खेलो मेरी दाढ़ी से मगर रो मत। और उन्होंने बच्चे के हाथ में अपनी दाढ़ी दे दी। बीरबल को मानो इसी समय का इंतजार था। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने एक बार आपसे कहा था न कि बच्चा सबसे बड़ा होता है। तब आपने कहा था प्रमाण अपनी बात कहूं। अब आप स्वयं यह प्रमाण देखें। इस बच्चे को छोड़कर आपकी दाढ़ी का एक बाल भी छूने की हिम्मत और किसी में है? अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, हाँ बीरबल, मुझे तुम्हारा प्रमाण पसंद आया। बीरबल ने उसी समय बच्चे को कुछ इशारा किया और बच्चा अकबर की दाढ़ी छोड़कर बिल्कुल शांत होकर गोद में बैठ गया। अकबर ने उस बच्चे को सहलाते हुए कहा, सचमुच बहुत प्यार बच्चा है, मुझसे बड़ा भी। फिर ढेरों उपहार देकर उस बच्चे को अकबर ने बीरबल के साथ भेज दिया। जब बीरबल ने रफीक को वह बच्चा थमाया तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि बादशाह ने उसके नवासे को ढेरों उपहार दिए हैं। बीरबल इस बात पर प्रसन्न था कि इस बच्चे के सहयोग से उसने वह कार्य कर दिखाया जो आसान न था। एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। वह सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है? सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान अट में बोल पड़ा, मैं भी तो वहीं जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी की गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगे। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लद्द था। उसने उसे तरह तरह के सब जवाब दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है, यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़कर गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि वह इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही की दवातवी और कहा, इसमें पानी भरकर ले आओ। औरत कुछ समझ न सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी।
बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो। यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल, तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भरकर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं, सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। अकबर और बीरबल एक बार यमुना तट पर टहल रहे थे। मौसम सुहाना था। उन दिनों बीरबल को फारसी सीखने का शौक चढ़ाया था। ऐसे भी फारसी जानना उन दिनों विद्वत्ता की पहचान थी, क्योंकि शासन की भाषा फारसी ही थी। अकबर को इस बात की जानकारी थी कि बीरबल इन दिनों फारसी सीख रहा है। उन्हें बीरबल के साथ चुहल करने का मन हो आया। बीरबल के साथ टहलते टहलते अकबर उस स्थान पर चले आए जहां पर उन्होंने और बीरबल ने अपने घोड़े को बांधा था। बीरबल को बादशाह के घोड़ों के पास आने का मतलब यही समझ में आया कि अकबर अब महल की वापसी के लिए तत्पर हैं, इसलिए वह अपने घोड़े के पास चला गया और उसे खोलने लगा। अकबर उसे घोड़ा खोलते देखते हुए अपने घोड़े को सहलाते रहे। घोड़े की लगाम जब बीरबल ने ठीक की तब अकबर ने चुहल करते हुए बीरबल से कहा, भई अस पिदर्शमास्त। फारसी में भई अस पिदर्शमास्त के दो अर्थ हैं। बीरबल दोनों अर्थ समझता था। इसका पहला अर्थ है, यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है, और दूसरा अर्थ है, यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल ने जब अकबर के मुंह से यह द्व्यर्थी संवाद सुना तो मुस्कुराते हुए बहुत विनम्रता से बोला, दादा हुजूरस्त। फारसी में इस वाक्य के भी दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है हुजूर का ही दिया हुआ है, और दूसरा अर्थ है हुजूर का दादा है। बीरबल के मुंह से अपने द्व्यर्थी संवाद का द्व्यर्थी जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। बात भी सच थी कि बीरबल को वह घोड़ा अकबर ने भेंट स्वरूप प्रदान किया था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से फारसी में टक्कर लेने की कभी कोशिश नहीं की। अकबर और बीरबल के बीच एक विचित्र संबंध था। दोनों के बीच नोकझोंक और एक दूसरे पर कटाक्षों का उपयोग खूब हुआ करता था। वाक्चातुर्य अकबर में भी था, किंतु बीरबल प्रायः बाजी मार जाता था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम तो जानकारियों का खजाना हो, मुझे एक बात बताओगे? पूछिए जहांपनाह। अगर बुद्धि काम करेगी तो जरूर बताऊंगा, बीरबल ने कहा। असल में मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं उगते, जबकि मेरे शरीर के अधिकांश हिस्से में किसी न किसी रूप में बाल मौजूद हैं। बस मुझे अपनी हथेली देखकर हैरत होती है कि वहां बाल क्यों गैर हाजिर हैं, अकबर ने सवाल किया। बीरबल ने शीघ्रता से कहा, बस महाराज, इतनी सी बात? मैं तो समझा था कि कोई मुश्किल सवाल आपको परेशान किए दे रहा है। हाँ बीरबल, इसी बात से परेशान हूं। तुम बताओ तो सही कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? अकबर ने व्यंग्य भाव से मुस्कुराते हुए पूछा। जहांपनाह, आप दरियादिल बादशाह है। अपनी रियाया से आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी में देखना आपको मंजूर नहीं, इसलिए जब कभी भी आपके द्वार पर कोई मुसीबत का मारा आता है तब आप उसकी मदद करते हैं। जरूरतमंदों को दान देते रहने के कारण आपकी हथेली पर बाल उग नहीं पाते। आपकी हथेलियों पर बाल नहीं उगने का कारण बिल्कुल यही है, बीरबल ने कहा। अकबर खुश हुए और अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। बीरबल भी अपने काम में मगन हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद अकबर ने बीरबल से एक दिन अचानक ही पूछ लिया, अरे बीरबल, तुम्हारी हथेली पर भी तो बाल नहीं हैं? इसका मतलब है कि तुम भी दानी हो। बीरबल को इस बात का अंदेशा था कि कभी भी अकबर उससे यह सवाल पूछ सकते हैं, इसलिए वह पहले से तैयार था। उसने छूटते ही कहा, महाराज, मेरी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण दान देना नहीं, दान लेना है। आप मुझे दरबार में छोटी छोटी उलझनें सुलझाने का अवसर देते हैं
और मेरे समाधान पर प्रसन्न होकर मुझे इनाम देते रहते हैं। आपसे इनाम लेते लेते मेरी हथेली उनकी अभ्यस्त हो गई है। इनाम की बारंबारता ऐसी है कि इन हथेलियों पर बाल उग ही नहीं पाते। अकबर बीरबल के इस चालाकी भरे उत्तर से बहुत खुश हुए। इसके कुछ दिन बाद अपने दरबार में अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने मेरी हथेली और अपनी हथेली पर बाल नहीं होने का कारण तो बता दिया। आज तुम यह देखो कि मेरे दरबार में जितने भी दरबारी हैं, उनमें से किसी की हथेली पर बाल नहीं है, ऐसा क्यों है? बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर भी पहले से सोच रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, सच्ची बात यह है कि दरबार में जब भी आप मुझे इनाम देते हैं, तब तमाम दरबारी हाथ मलने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी इनाम पाने की हसरत है और उनकी हसरत पूरी नहीं हो पाती। हताशा में हाथ मलने के सिवा वे और कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए जहांपना, उनकी हथेली पर बाल नहीं उग पाते। इसके बाद अकबर ने बीरबल से हथेली के बाल के बारे में कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा।